अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस के बारे में। ये जो टॉपिक होगा न्यूक्लियस जनरली न्यूक्लियस के बारे में होगा। उसके बाद प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का इंट्रोडक्शन होगा। ये जो टॉपिक है ये एक तो पाकिस्तान में जो नेशनल करिकुलम है, नेशनल बुक फाउंडेशन, वहाँ पर बायोलॉजी 11th का जो पहला चैप्टर है उसका टॉपिक है और ये आखिरी टॉपिक है पहले चैप्टर का। इसके बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस सेल के अंदर सबसे प्रोमिनेंट एक ऑर्गेनेल है, सबसे नुमाया, मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल है। और इसकी लोकेशन देखते हैं। सेल के अंदर इसकी लोकेशन या तो प्रोक्सिमल होगी या तो पेरिफेरी की तरफ होगी। प्रोक्सिमल सेंटर की तरफ, पेरिफेरी एजेस की तरफ, कॉर्नर्स में। तो मोस्टली ये प्रोक्सिमल साइड पे होगा, सेंटर की तरफ, जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में होता है। या फिर पेरिफेरल साइड पे होगा, या पेरिफेरी की तरफ, या एजेस की तरफ। ये होता है प्लांट्स में। इसकी वजह यह है कि प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे हो जाता है। इसी तरह एनिमल्स में भी न्यूक्लियस, सारे एनिमल्स में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, बल्कि स्केलेटल मसल सेल्स में थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ होता है। इसी के साथ साथ स्केलेटल मसल सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये जो ह्यूमंस में स्केलेटल मसल सेल्स हैं, ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर इसको फंजाई और एल्गी में इसकी बात करें तो इस वर्ड को हम लिखेंगे सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक यानी उसमें पर्दे नहीं होंगे, बल्कि एक ही सेल में कई न्यूक्लियस होंगे। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो फंजाई और एल्गी में है उसको सीनोसाइटिक कहेंगे। अगर ह्यूमंस में है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कहेंगे उसको। इसके साथ साथ प्लांट्स के कुछ जगहों पे न्यूक्लियस नहीं होगा, एनिमल्स के कुछ जगहों पे। एनिमल्स में आरबीसीज में नहीं होगा और प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स में नहीं होगा। अगर एनिमल्स में जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ये आरबीसीज में एब्सेंट होता है। इसी तरह आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं था, क्योंकि आरबीसीज को एनर्जी साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उससे ही मिलता था। वो बात हुई थी। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है। अगर प्लांट्स में देखें, प्लांट्स में जो एब्सेंट होता है, प्लांट्स में जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, ये सीव ट्यूब सेल्स फ्लोएम में होते हैं। फ्लोएम के जो सीव ट्यूब्स हैं वहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ये हो गई इसकी लोकेशन प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूक्लियस के बारे में। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टार्टिंग में पढ़ाते वक्त बताया गया था कि इसका जो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मिलकर फ्यूज होने की वजह से पोरिन्स बनते हैं। वो अभी बनाते हैं। ऐसे इसी के साथ साथ इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कंटिन्यू था। और ये फास्फोलिपिड बाइलेयर का ही बनता है, इसका मेम्ब्रेन भी। यहाँ पर पोरिन्स बनते हैं, यानी न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं इनको।
जिनके ज़रिए मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। ये कैसे बनते हैं इसकी बात हो गई थी। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व है। तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जिस जगह पे फ्यूज़ होगा वहाँ पर फ्यूज़ होने की वजह से ये होल्स बनेंगे, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। असल में ये न्यूक्लियस की कंपोजिशन ही ऐसे है कि एक तो ये इन्वॉल्व होता है इसका, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म जिस तरह सेल के अंदर है इस तरह न्यूक्लियोप्लाज्म। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसके अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाली स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाएगा। इन्वॉल्व हो गई, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इनकी कंपोजिशन ऐसे है। इसी तरह न्यूक्लियोलाई हो गया, इसी तरह इसके अलावा डीएनए वगैरह क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन इनसे मिलके बनता है। तो यहाँ तक बात हो गई इन्वॉल्व की। इन्वॉल्व में स्ट्रक्चर जिसकी वजह से न्यूक्लियर पोर्स भी बनते हैं, इसकी बात हो गई। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो गई, फिर न्यूक्लियोलाई की अभी बात रहती है। न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस अगर एक हो तो ये ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी। ये हो गया न्यूक्लियोलस, एक बनाते हैं। यहाँ पर होगा राइबोसोम भी होगा, आरएनए भी होगा, आरडीएनए भी होगा, राइबोसोमल डीएनए और राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह इसी न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स भी मौजूद होंगे। क्रोमोसोम ऐसे नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन सेल डिवीज़न के वक्त नज़र आएंगे, लेकिन आम टाइम पे इंटरफेस में क्रोमेटिन की फॉर्म में होंगे। ये क्रोमेटिन की फॉर्म में मिक्सअप होके, कोइल अप होके क्रोमेटिन की फॉर्म में होंगे। क्रोमोसोम्स कब नज़र आएंगे? जब सेल डिवाइड हो रहा हो तो ये क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे। तो इस कोर्स में न्यूक्लियस के बारे में इस तरह था। इसी के साथ साथ आगे देखते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हैं। तो एक वर्ड रहता है जस्ट, तो इन न्यूक्लियर पोर्स की तरह न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। इन न्यूक्लियर पोर्स की तरह, इन न्यूक्लियर पोर्स की वजह से न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। न्यूक्लियो न्यूक्लियस वाली साइट, साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म वाली साइट, इन दोनों में मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी इन पोर्स की वजह से होते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में। आइए किताब में भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि इसको जूम करके जस्ट हाईलाइट करेंगे जिनके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट एंड देन फाउंड इन सेंटर एक्सेप्ट फाइबर्स, और प्लांट्स में स्लाइटली अवे ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, देन इन्वॉल्व न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन के पार्ट्स हो गए। फिर न्यूक्लियर इन्वॉल्व में हमने जो कवर किया वो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, लिपिड बाइलेयर, न्यूक्लियर पोर्स एंड न्यूक्लियोपोरिन। देन न्यूक्लियर पोर्स कैसे बनते हैं
इसी तरह न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज के बारे में। देन सी ट्यूब सेल्स और आरबीसीज में एब्सेंट हैं, और बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, सिनोसिटिक वगैरह। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको अगर जूम करें तो साइटोप्लाज्म की तरह है न्यूक्लियस के अंदर। इसमें डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज होगा, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए। उसके अलावा न्यूक्लियोलाई के बारे में डिस्कस किया, ये अपीयर होता है इंटरफेस में, और आरएनए एंड डीएनए आरडीएनए प्रेजेंट होता है। अभी हम पढ़ते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके बाद प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स देख लेंगे। अब ये जो क्रोमेटिन है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। असल में डीएनए भी ऐसे होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो कि हिस्टोन कहते हैं उसको, उसके ये रेप अप होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो उसको हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं, उसकी वजह से 8 होने की वजह से। अच्छा, इंटरवल्स पे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स की गिर्द रेप होता है ये डीएनए, wraps around 8 histone proteins। ये होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनेंगे। अभी क्रोमोसोम्स कब कहेंगे? जब ये डीएनए कंडेंस्ड हो और कोइल अप हो। डीएनए, यही डीएनए कंडेंस्ड हो और कोइल अप हो, और वो नज़र भी आ जाता है, सेल डिवीजन के वक्त होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी एक टाइम ऐसा आता है जिसमें प्रोमिनेंट होता है, सही से नज़र आ जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो क्रोमेटिन है कंडेंस होता है या कोइल अप होता है और बनता है क्रोमोसोम। जो समझे कि डीएनए अभी ऐसे मिक्सअप है, डीएनए पहले मिक्सअप है, तब हमने क्रोमेटिन कहा है इसको। अब ये कंडेंस हुआ है, कोइल अप हुआ है, और कुछ इस तरह का शेप बना है, दो ऐसे इसके साइड्स हैं पेयर्स में, इसको हमने नाम दिया क्रोमोसोम नाम दिया। अब सेल डिवीजन का जो मेटाफेस है, माइटोटिक फेस में जो मेटाफेस है, यहाँ पर सबसे अच्छी तरह हम देख सकते हैं, इस क्रोमोसोम को अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। अभी बात आई है क्रोमोसोम की, तो इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे शेप बना के। अभी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए और क्रोमेटिन, इसमें क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में तो फ़र्क अभी पता चला। डीएनए कुछ इस तरह है कि ये सारा ही डीएनए है, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए ऐसे मौजूद होता है कि कोइल अप हो के हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कोइल अप है, और मुकम्मल कंडेंस नहीं है, एक जनरल स्ट्रक्चर है, तो वो क्रोमेटिन कहलाएगा। अगर वही डीएनए कंडेंस होके ऐसे शेप्स बनाए तो वो क्रोमोसोम कहलाएगा। तो क्रोमोसोम टेक्निकली डीएनए से ही बना है, डीएनए के ही स्ट्रैंड्स हैं जिसमें जीन्स भी मौजूद हैं, तो उनके बारे में बाद में बात होगी। तो ये स्ट्रैंड्स है डीएनए के, इन स्ट्रैंड से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। यहाँ पर जो दो क्रोमोसोम्स जिस पॉइंट पे अटैच हुए हैं, क्रोमोसोम के पेयर्स, क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, क्रोमोसोम तो पूरा हो गया, अब क्रोमेटिड्स कहेंगे इनको। क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम। अगर एक साइड, एक बाजू की बात करने हैं, दोनों मिला के एक साइड की बात करें, ये क्रोमेटिड, क्रोमेटिन नहीं बल्कि क्रोमेटिड, TID। ये दोनों क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पे अटैच है उसका नाम है सेंट्रोमेर।
इसको सेंट्रोसोम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। सेंट्रोमेर ये दोनों जहाँ पर अटैच हैं ये है सेंट्रोसोम, उधर सेंट्रियोल्स में था। सेंट्रियोल जो परपेंडिकुलर एक सीधा एक 90 एंगल पे दो पेयर्स में थे, पेयर्स में जब होते थे सेंट्रोसोम कहते थे हम। ये सेंट्रोमेर है जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दोनों क्रोमेटिड्स के। इन दोनों क्रोमेटिड्स को मिला के क्रोमोसोम नाम दिया। इसके अलावा इसके जो एंड्स हैं ये टेलोमेर नाम दिया। ये सेंट्रोमेर सेंटर में, टेलोमेर एंड्स पे। इसके टोटल 4 आर्म्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं और 4 आर्म्स हैं। ये है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के बारे में। अभी इसके बारे में कुछ रह तो नहीं गया, मजीद देखते हैं। अभी इसमें एक नाम है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। सेंट्रोमेर जो है प्राइमरी, यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है अंदर की तरफ, इस सेंट्रोमेर को नाम हमने दिया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कुछ में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा अंदर की तरफ यूं होते हैं। इन कॉन्स्ट्रिक्शंस को सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस कहते हैं। ये क्यों होते हैं, इनका काम क्यों है, क्या काम है? इनका काम ये है कि इनमें जीन्स होते हैं जिनकी वजह से आरएनए बनता है। राइबोसोमल आरएनए के जीन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो टेक्निकली ये न्यूक्लियोलस बनाता है, न्यूक्लियोलाई बनाता है। तो न्यूक्लियोलस के लिए यहाँ पर जीन है इसका, तो ये फॉर्म करता है न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। तो इसको न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, या न्यूक्लियोलाई ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं, या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजर या न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन NOR भी कहते हैं। तो ये काम हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का। वैसे तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यही है, सेंट्रोमेर वाली ही है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें काइनेटोकोर है। ये काइनेटोकोर का काम क्या है? सेल डिवीजन के वक्त जब स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, सेंट्रियोल्स से यहाँ तक स्पिंडल्स अटैच होते हैं, तो वो जो स्पिंडल्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इन काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होते हैं। प्लस ये काइनेटोकोर्स दोनों साइड पे होते हैं। तो एक क्रोमेटिड के साथ, यानी एक क्रोमोसोम में एक काइनेटोकोर के साथ एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो सकता है। इसके साथ एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होगा, इसके साथ एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होगा। ऐसे खींच के दोनों क्रोमेटिड्स को अलग करेंगे। 2 सेल्स जो बन रहे उनमें से एक दोनों अपोजिट साइड्स पे जाएंगे। एक साइड पे जाएगा, दूसरा दूसरे साइड पे जाके सेल डिवीजन पॉसिबल होगा। तो ये हो गए काइनेटोकोर, इसी सेंट्रोमेर के साथ अटैच है, जो कि स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। एक स्पिंडल फाइबर के साथ एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होता है। इस तरह से सेल डिवीजन में मदद करते हैं। तो अभी किताब में भी ज़रा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन में हमारी बात हुई क्रोमेटिन के बारे में, मेड ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स, then chromosomes, then chromatids, centromere,
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस हुआ। सेंट्रोमेयर का हमने देखा कि ये कंस्ट्रिक्शन है, और देन काइनेटोकोर्स के बारे में देखा, अपोजिट साइड्स दोनों साइड्स पे होते हैं। इसी तरह सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की बात हुई, जिसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। अभी हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल को डिवाइड किया गया है आर्किया में एंड बैक्टीरिया में। इसी तरह कोर्स में तीसरा साइनोबैक्टीरिया है, वो अलग से डोमेन नहीं है, मेन डिवीजन नहीं है, बल्कि इसी के अंदर है साइनोबैक्टीरिया, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेटिक है। इसी तरह कोर्स में न्यूक्लियस जो अभी पहले हमने पढ़ा, उसकी डिस्कवरी के बारे में जिक्र नहीं है। आपको पता होगा ये रॉबर्ट ब्रोन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को 1831 में। इसी तरह यहाँ पर जो तीन हैं, वहाँ पर तीन ऐसे हैं कि दो मेन डिविजन्स हैं, आर्किया एंड बैक्टीरिया का। और साथ साथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अगर मीनिंग में जाएं तो प्रो बिफोर, यू ट्रू, बिफोर न्यूक्लियस, बिफोर प्रो का मतलब बिफोर, कैरियोटिक न्यूक्लियस, ये बिफोर, ये न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। इसका मतलब हुआ ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और बिफोर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि इन द सेंस कि ये फॉर एग्जांपल सेल है, जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ है अंदर, और जो सेल ऑर्गेनील्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स। ये हो गए प्रोकैरियोट्स में। अगर यूकैरियोट की बात करें तो इनमें इवन साइटोस्केलेटन भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वॉल्व के अंदर। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसी तरह साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलाई, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है तो उसके अंदर न्यूक्लियोलाई, ये सब होंगे यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में ये सब मौजूद नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं है और जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ है। ये हो गई इसकी डिवीजन। और अभी देखते हैं आर्किया के बारे में। पहले आर्किया के बारे में देखते हैं। बैक्टीरिया तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं, बट आर्किया क्या है इसके बारे में देखते हैं। आर्किया में कुछ टाइप्स हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं कुछ को। यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग है ये, मीथेन प्रोड्यूसिंग। कुछ को कहते हैं हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब है साल्ट, तो साल्ट लविंग हो गई है, दे लव साल्ट। इसके एग्जांपल में हेलो बैक्टीरियम भी एक है। इसी तरह अगर एसिड लविंग है तो एसिडोफाइल्स कहेंगे, अगर बेस लविंग है तो अल्कलीफाइल्स कहेंगे, एसिडोफाइल्स हो गए एसिड लविंग के। अगर बेस है तो अल्कली से निकला है, अल्केलो अल्कलीफाइल्स, ये एसिड लविंग हो गए, ये बेस लविंग हो गए।
इसी तरह कुछ एक्सट्रीम ऑर्गेनिज्म्स हैं आर्किया के अंदर, थर्मोफाइल्स कहते हैं या फिर हाइपर थर्मोफाइल्स कहते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में मौजूद होते हैं, तो इनको थर्मोफाइल्स भी कहते हैं या हाइपर थर्मोफाइल्स कहते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आर्किया के अंदर मौजूद हैं। और यूकेरियोट्स में सिंपली सेल प्रॉपर होगा, न्यूक्लियस प्रॉपर होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व प्रॉपर होगा और सेल ऑर्गेनील्स के मेम्ब्रेन्स होंगे, सेल ऑर्गेनील्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे ज़्यादातर। तो ये होगी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, इसके बाद अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू जी। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में हमने ये चीज़ें कवर की। आर्किया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में है। lacks definite membrane bounded nucleus, DNA dispersed in cytoplasm, ये सब प्रोकैरियोट्स में हो गए। इसी तरह यूकैरियोट्स में बात हुई, दे कंटेन न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे इसमें मौजूद होते हैं। एटीएस राइबोसोम्स भी होते हैं। इसी तरह बाइनरी फिशन के बारे में बात हुई, जो कि प्रोकैरियोट्स के डिवीजन का एक टाइप है। तो ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक में मिलते हैं और एक्सरसाइज के लिए अलग सेशन रखते हैं। फ़िलहाल टॉपिक्स पे बात होगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के एक टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए थैंक यू जी।